अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेक्चर 9 फिजिक्स, वर्क एनर्जी पावर एंड हीट। वर्क एनर्जी पावर का हमने पिछले दो चैप्टर्स पढ़े थे। उसमें हमने एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ा था कि कोई चीज कितनी अच्छे से वर्क कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, यानी कि जो हम इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कितना ज्यादा वो आउटपुट में हमें आंसर मिल रहा है, वो होती है हमारी एफिशिएंसी। यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। फ्रैक्शन यहाँ इसलिए लिखा है कि कभी भी 100% हमारा जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता। ये चीज बहुत कम होती है। वो सिर्फ आइडियल सिस्टम में ही ऐसा हो सकता है, जो कि नॉर्मल लाइफ में मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम। एफिशिएंसी परसेंटेज होती है। परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में से तो मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर यूजफुल एनर्जी यानी आउटपुट एफिशिएंट जो है, और नीचे इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ये आप डायग्राम देख लें। इसमें यह है कि जितना हम इनपुट दे रहे होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ अनवांटेड आउटपुट होता है, वो निकल जाता है। जैसे कि गाड़ी चल रही है तो लाजमी नहीं होता कि पेट्रोल के जरिए जो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है वो सारी की सारी वो यूज कर रहा हो। यूज इस सेंस में कि हम गाड़ी चल रही है, कुछ उसकी जाया भी हो रही होती है टायर्स के और रोड की फ्रिक्शन की वजह से, और उसके अंदर जो मशीनरी लगी है उसकी फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी जाया हो जाती है। तो बाकी जो बचती है ना वो हमारे पास हम यूजफुल आती है। इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अबव रिलेशन ये वाला विद टाइम, देन वी कैन डिफाइन एफिशिएंसी एज द यूजफुल पावर, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम जो होता है वो पावर होती है, तो पावर की एफिशिएंसी भी हम बता सकते हैं। क्योंकि ये अब ऊपर जो है यूजफुल एनर्जी ओवर टाइम ये हो जाएगी आउटपुट पावर, नीचे वाला इनपुट पावर हो जाएगा। आगे इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। A central heating system provide 250 kilojoule of energy in shape of hot water circulating in the system. तो ये इसका इनपुट है। If the amount of gas consumed releases 400 kilojoule energy, calculate the efficiency of the system. जो ये है ना प्रोवाइड, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट हमेशा हमारी ज्यादा होती है, आउटपुट हमेशा हमारी कम होती है। तो हम ऊपर यही फार्मूला यूज करेंगे। एफिशिएंसी का परसेंटेज एफिशिएंसी का होता है ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, और मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर आ जाएगा 250, नीचे 400। आप ये जस्ट किलो जूल भी लिख लेना तो फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जितने जीरो हैं किलो में किलो से कैंसिल आउट ही होने। तो ये 62.5% हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ बॉयलर। बॉयलर की पावर क्या है? विच प्रोवाइड्स 288 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 4 मिनट्स। वो 288 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और 4 मिनट में कर रही है। द बॉयलर इज रन ऑन एन इलेक्ट्रिक पावर इनपुट ऑफ 2000 वाट। ये आपने एनर्जी आउटपुट टाइम उसने 4 मिनट दिया है, जिसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में निकालेंगे, वो 240 हो गया। और पावर हमें पता है P = E/T होता है। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर 1200 वाट आया। जबकि हमारी व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी भी निकालनी है। इनपुट ये थी 2000 थी, आउटपुट हमारी 1200 है। ये हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू पुट की, 60% उसकी एफिशिएंसी है, यानी 40% जो है वो यूजफुल नहीं है, वो जाया हो रही है। नेक्स्ट, इन अ कार फ्यूल इज बर्न्ड। फ्यूल यानी जो भी पेट्रोल है या डीजल है या कोई भी जो फ्यूल प्रोवाइड किया जाता है वो जलता है तो वो यूज होती है ना एनर्जी। एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्ट इन सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट
हीट एंड फ्रिक्शन टू द ग्राउंड। क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म भी होता है, तो उससे भी एनर्जी जाया हो रही है, क्योंकि हमें उस एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। और ग्राउंड यानी जो रोड जिस पे वो ट्रेवल कर रहा है, उसमें भी कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है, जिससे वो उसकी एनर्जी जाया हो रही है। अ स्मॉल पोर्शन इज गिवन टू द काइनेटिक एनर्जी। बहुत कम पोर्शन, ये पोर्शन नहीं, पोर्शन आना है यहाँ, POR आएगा। इज गिवन टू द काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना हम उसको मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो बहुत कम मिल रही होती है। आधी से ज्यादा जो है वो जाया हो रही होती है। इन विच वी आर इंटरेस्टिंग, बहुत थोड़ा ही वो होता है। नॉर्मली आ कार यूजेस ओनली 35% ऑफ इट्स फ्यूल एनर्जी टू अटेन द काइनेटिक एनर्जी। यानी 65% तो वो जाया ही हो रही है। whereas 65% is lost as heat to the surrounding, clearly and inefficient use, यानी उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। कार इज अ यूजफुल व्हीकल। यूजफुल इसलिए क्योंकि हम लोगों का बहुत का सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह उस पे जा सकते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे उस पे बैठ सकते हैं एज कम्पेयर टू बाइक। बाइक पे दो या ज्यादा तीन लोग बैठ जाएंगे, लेकिन गाड़ी पे 5 लोग बैठ सकते हैं। और अगर बच्चे हैं तो वो गोदों में बैठ के वो ज्यादा, तो हमारी ये है कि ये ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है। इसलिए हमें उसकी जो वेस्ट एनर्जी है वो इतनी फील नहीं हो रही होती, because it takes people and luggage from one place to another place. Therefore we accept this uses, we accept this wastage, because as a consequence we move from one point to another point very effectively, यानी बहुत आसानी से बहुत जल्दी से हम इस पे पहुंच सकते हैं। Why do we need to increase efficiency? हमें efficiency बढ़ाने की क्यों जरूरत है? From a car, from the figure car A, ये कार A है और ये है कार B। A car uses only 35 of its energy as kinetic energy and 65 percentage energy as wastage. While car B, यहाँ CA लिखा हुआ है, ये कार B है, CAR आना है यहाँ, uses 45% of energy as kinetic energy and 55% as wastage। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कार B है, ये इसकी निस्बत ज्यादा अच्छी है, इसकी एफिशिएंसी कार B की ज्यादा है। सो इट हैज हायर स्पीड। हायर स्पीड का मतलब क्या है क्योंकि ज्यादा वो फ्यूल यूज कर रही है ना काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। समटाइम्स वी हैड टू स्पीड अप द कार, कभी कभी हमें गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। वी रिक्वायर एफिशिएंसी, तो हमें उसकी एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए होती है। जैसे रेसिंग कार्स होती हैं, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। However, it does compromise on other things. For example, racing cars are highly efficient बिकॉज दे हैव टू कम्पीट, उनका मुकाबला हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें एक दूसरे से आगे निकले विद ईच अदर, एंड वेट एंड फ्यूल ऑफ द कार इज लिमिटेड। तो उसका दूसरी गाड़ी की निस्बत वेट रेसिंग कार का कम होता है। द मोर एफिशिएंट इज द कार द फास्टर इट विल ट्रेवल। जितनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होने से क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ज्यादा कन्वर्ट हो रही है ना, इसलिए वो ज्यादा तेजी से आगे जाएगी। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विल रिजल्ट एंड इंक्रीज इन द स्पीड। हीट, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होती है। और जनरल रूल है कि हायर से लोअर की तरफ जाती है। समटाइम्स आप लोग समझते होंगे कि फ्रिज जो है या एसी है, वो कमरा कूल कैसे करता है। आप लोग ये समझते होंगे कि वो ठंडक प्रोड्यूस करता है। किस तरह? वो घर कमरे के अंदर की जो हीट होती है ना, उसको खींचता है, उसको कूल वैसे नहीं करता, गर्मी उसकी निकालता है आहिस्ता आहिस्ता बाहर। और जो बैक डोर ऑफ एसी है या फ्रिज की बैक साइड होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि वहां से वो हीट जो है वो बाहर को निकल रही होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर
flow from one body at higher temperature to the other body at lower temperature. Our body consists of particles in different state of motion and bonding, because of which the body can possess all types of energy. हमारी बॉडी में या किसी और ऑब्जेक्ट में मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रैंडम एनर्जी. Some of these energies manifest as internal energy or heat of that body. हर इंटर यानी हमारी बॉडी का भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है ना, इसी तरह हर किसी चीज का जो एक फिक्स टेम्परेचर है, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटरनल एनर्जी. यूनिट ऑफ हीट, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट वही होता है जॉउल, या इसको न्यूटन मीटर कहते हैं. एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, therefore its unit is also same as that of energy, that is in the SI system of unit of heat is joule or newton meter. Difference यानी अब हम बताने लगे हैं कि टेम्परेचर में और हीट में फर्क क्या है. टेम्परेचर क्या होता है? ये किसी की डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कितना ज्यादा कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, उसको बताती है. Temperature of a body refers to its degree of hotness or coldness, and heat of a body refers to the amount of thermal energy that flows from the body. We determine if an object is hot or cold from the amount of heat that is gives out. However, as hotness is a relative term, we need to define a system which tells us which object is hotter. क्योंकि ये हम दो चीजों के लिहाज से कहते हैं ना, ये चीज इससे ज्यादा ठंडी है या ये चीज इससे ज्यादा गर्म है. मतलब heat exchange. Two body at different temperature interact with each other in such a way that one body loses, another gains heat. एक ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है दूसरे को, जो हायर टेम्परेचर पे होती है, वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो उसको हम कहेंगे वन बॉडी लूजेस, और दूसरा जिसका लो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा होता है, हम उसको कहेंगे उसमें गेन हो रही है हीट. हीट लाइक एनी एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हाई टू अ लोअर लेवल्स. नेट ये जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं ना हो जाता, आप उसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल हीट से निकला है, टेम्परेचर से निकला है, तो दोनों का जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं उसको थर्मल इक्विलिब्रियम. जब तक वो अटेन नहीं हो जाता तब तक ये हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती रहती है. नेट हीट एक्सचेंज इन अ सिस्टम इज जीरो एज required by the law of conservation energy. Two bodies which are in thermal equilibrium cannot have a net exchange between them. When heat is added to a system, इट व्हाट हैपेंस टू द सिस्टम, क्या होती है? एनर्जी गेन होती है. उसकी इंटरनल, जब हमारी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की गेन हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी. appears as work done on the system usually result in expansion of matter, क्योंकि चीजें एक्सपेंड करती हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से. एक्सपेंशन वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें एक्सपेंशन पढ़ाएगी. व्हेन हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, व्हाट हैपेंस टू द सिस्टम? लूजेस एनर्जी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अब कम हुआ तो उसकी एनर्जी क्या हुई है? कम. जब एनर्जी कम हुई है उसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी कम. वर्क डन इसमें भी होगा, पर इसमें क्या होगा? ट्रांसफर होने वाला. और क्यों, जब टेम्परेचर निकलता है तो कंट्रैक्शन होती है मैटर की, एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, और कंट्रैक्शन होती है डिक्रीज होने पे. थर्मोमेट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. जो टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं. और थर्मामीटर जो होता है वो डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. हर घर में तकरीबन थर्मामीटर पाया जाता है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में दी होती है रीडिंग. अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. इसका ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन है. इट इज अ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी एंड द सिंबल इज के फॉर केल्विन. ये साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए इसका कैपिटल है. Principle. Most practical thermometers are based on
physical property of most solid liquids that they expand. एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर पे ऑन हीटिंग। आर thermometer is used for the measurement of temperature of object. It is the thermal equilibrium with. Thermal equilibrium mean it is the state when two bodies in contact attain the same temperature. ये वही चीज जो पीछे हमने पढ़ी कि जब तक सेम टेम्परेचर नहीं होता टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अ contact type thermometer can only measure the temperature of an object it is in thermal equilibrium with. different types होती हैं इसकी thermometers की भी। A thermometer is a device which uses a physical property that changes linearly with temperature. To determine the temperature of a body, there are different physical properties which can be used to create thermometer. Different इसकी कौन सी होती हैं आगे हम टेबल पढ़ेंगे उसमें आपको नजर आएगा। It does not necessary to have a linear, but it has to be unique. In other words, one temperature should give one value of that particular property. अब ये देखें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थर्मामीटर की टाइप होती है जो हमने यूज करना होता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मैस ऑफ लिक्विड हो तो हम लिक्विड इन ग्लास वाला यूज करते हैं। प्रेशर ऑफ अ फिक्स मैस ऑफ गैस हो तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस वाला थर्मामीटर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल हो तो रेजिस्टेंस वाला एक थर्मामीटर होता है। वोल्टेज के लिए थर्मोकपल, लेंथ ऑफ अ मेटल के लिए स्पाइरल मेटालिक गेज, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए पायरोमीटर। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। टेम्परेचर स्केल्स, तीन टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल है ना, उसकी और सेल्सियस स्केल की आपस में ये है कि इनकी बॉइलिंग और फ्रीजिंग के दरमियान वाली 100 डिग्री ही होती है। लेकिन फ़ारेनहाइट का स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 180 होता है। In order to the thermometer work, what is required? A substance which has a physical property that changes continuously with the temperature, or two fixed points and a scale between them. Two fixed point हम usually लेते हैं freezing point of water and boiling point of water. Reference scale which agree at certain fixed point or position are used to measure temperature. There are three temperature scales: the Celsius, the centigrade, the Fahrenheit, the Kelvin scale. Reference or fixed points are physical states, the temperature of which is fixed by definition. जैसे कि स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर, जो कि हमें पता है क्या होता है, 100 डिग्री होता है। आइस पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर, जो हमें पता है 0 डिग्री होता है। ये सेंटीग्रेड और ये फ़ारेनहाइट का बना हुआ है। ये 212 पे जाके इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि इसमें 100 का है, और इसमें ये 0 और 32। फॉर मैनी पर्पस रिड्यूसिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। रिड्यूसिबिलिटी यानी वही रिजल्ट हम बार बार रिप्रोड्यूस कर सकें, वही आंसर आए। यानी किसी चीज का अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो चाहे डिफरेंट थर्मामीटर से हम कर रहे हैं, आंसर सेम आना चाहिए। दैट इज दस द सेम थर्मामीटर गिव द सेम रीडिंग फॉर द सेम टेम्परेचर, और डू रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल थर्मामीटर गिव द सेम रीडिंग। Reproduce, reproducible temperature measurement means that comparisons are valid in scientific experiment and industrial processes are consistent. यानी हम एक चीज को जो रिपोर्ट करते हैं, कोई और साइंटिस्ट उसको करके देखे तो आंसर उसका सेम आए, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वर्किंग ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये हमारे घर में जो कॉमनली पाया जाता है उसमें मर्करी फिल होता है, तो वो यही वाला टाइप है। मर्करी इज फिल्ड इन अ बल्ब ऑफ अ वेरी थिन ग्लास ट्यूब। उसके अंदर अगर आप गौर करें ना, बहुत बारीक सी ट्यूब होती है, उसमें मर्करी फिल हुआ होता है। उसी को पहले हम लो लेवल पे लेके जाते हैं, और जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं तो उसकी रीडिंग हम देखते हैं कि कितनी ऊपर गई है, और साथ वाले स्केल से हम मेजर कर लेते हैं। Glass in an insulator, and therefore heat has to be passed through the glass bulb into the mercury, which is going to then expand.
क्योंकि उसकी एक्सपेंशन होती है, लिक्विड है। हेयर इज अ स्मॉल थिन कंस्ट्रक्शन विच रिस्ट्रिक्ट द मर्क्यूरी फ्रॉम फ्लोइंग इनटू कैपिलरी अनलेस इट एक्सपैंड और इज फोर्स टू गोइंग बैक। वो कैपिलरी पहले ही कहीं एंड हो रही होती है और उसके आगे अलग शीशा होता है, तो वो जो उसकी एंडिंग होती है ना, उसकी वजह से मैक्सिमम वो यहाँ तक ही जा सकता है, इससे बाहर वो नहीं निकल सकता। Capillary is enclosed in a thick glass tube because we do not want that liquid loses heat and give its false reading, क्योंकि अगर ये इससे फट के बाहर निकल जाएगा तो वो जो रीडिंग आएगी वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्केल यहाँ तक ही है। ये हमारे पास तीनों स्केल्स की उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है। ये इसमें भी मिस्टेक है। सेल्सियस स्केल जो होता है ना, उसमें स्टीम पॉइंट 100 डिग्री है, और यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, जो अगर आप इसको आइस पॉइंट कहेंगे। जबकि ये जो 273 और 373 है ना, ये केल्विन की रीडिंग होती है, और 32 डिग्री और 212 डिग्री ये फ़ारेनहाइट की होती है। ये आप अपनी बुक पे इसको करेक्शन कर लें। These scales were developed in different times due to different requirement. मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से हम डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं। फर्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल वाज developed, then Celsius scale, which is more practical and more commonly used because it breaks up into 100 डिवीजन easily. उसकी 180 डिवीजन्स होती है ना फ़ारेनहाइट की, इसलिए वो इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। इट इज़ मोर मैनेजेबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। Ice point and steam point on Celsius scale is 0 डिग्री and 100 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली की बात की जाती है ना, तो उसका मतलब होता है कि जो ये पॉइंट पहले वाला है उसका पहला आंसर और दूसरे वाले का दूसरा आंसर है। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 डिवीजन। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑन कैल्विन स्केल इज, अब यहाँ पे भी मिस्टेक है, 0 और 100 कैल्विन नहीं होता, क्योंकि हम जब टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ना, 273 ऐड करके केल्विन का बनता है। तो ये 0 डिग्री है तो यहाँ आएगा 273, और यहाँ आएगा 373 केल्विन। इसकी भी करेक्शन कर लें। देर इज आल्सो अ डिफरेंस ऑफ 100 डिवीजन। अ चेंज इन टेम्परेचर ऑन 1 डिग्री सेल्सियस इज द सेम एज द चेंज ऑफ 1 केल्विन, क्योंकि ये इसी से कन्वर्ट किया हुआ है। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट respectively. There is a difference of 180 डिग्री Fahrenheit between the ice point and steam point, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करें 180 आता है। अगर हमने कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है टेम्परेचर चेंज की, तो वो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो लेंथ होती है ना, हमने मेजर कर ली होती है पहले 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी, 100 डिग्री पे भी, और फिर जो हमने फाइंड करनी है ना जिस टेम्परेचर पे एक्स हमें नहीं पता गया है, तो उसमें हम पुट करके निकाल लेते हैं। बेसिकली द दिस डायग्राम शोज हाउ डज अ थर्मोमीटर वर्क। देयर आर 2 पॉइंट्स shown in the figure which are ice and steam points represented by L0 and L100 respectively. The unknown temperature might be at point x, हमें नहीं पता कि उसकी क्या वैल्यू है, हमने इसको फाइंड करना है। अ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी इज लेंथ correspond to L, 1 डिग्री changes in Celsius, or 100 of a change in property between the ice point and the steam point corresponds to 1 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने अब उसके दरमियान में कोई टेम्परेचर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ वी प्लॉटिंग दिस ऑन अ ग्राफ वी आर अज्यूमिंग दैट प्रॉपर्टी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। जब उसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर के साथ बार बार चेंज हो रही होती है। आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट यानी 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री, सो वी would have a straight line on the graph between the ice and steam point, or between L0 and L100. Lx basically the unknown temperature which is to be measured। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है।
या हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ में हमारा ये फायदा होता है, हमने किसी भी स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ यहाँ जहाँ पे भी हम पॉइंट लेके वैल्यू निकालना चाहें, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। न्यूमेरिकल है। इन एन अनमार्क थर्मोमीटर, यानी उस पे वैल्यू नहीं लिखी हुई, पॉइंट स्केल के साथ नहीं लिखे हुए कि ये 32 है, 40 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इट वॉज फाउंड एट द लेंथ एट द आइस पॉइंट वॉज 5 सेंटीमीटर, यानी एल नॉट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड द स्टीम पॉइंट इट वाज ऑन 25 सेंटीमीटर। एल 100 हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। फाइंड अननोन टेम्परेचर व्हेन द लेंथ वाज 14 and 3 सेंटीमीटर। तो यही वाला जो हमारे पास हमने फार्मूला था, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है दो दफा, एक दफा 14 और एक दफा 3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इंटर कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। और ये जो मिसप्रिंट है यहाँ पे, इधर ये लिखा हुआ है TC-0/100 और TF-32/180। ये इस तरह लिखा है कि ये जो हमारे पास 0 और 100 है, ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है। इसी तरह इसका 32 होता है और 180 होता है, उस हिसाब से ये लिखा हुआ है। इधर से जब हम एक चीज फाइंड करेंगे ना, जैसे यहाँ तो ये 0 है ना, ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये जो 0 से 0 कट किया, और ये इसका ये 5/9 बना, और ये इसका आ गया TF-32। इसी तरह ये इसकी 180 और 100 क्या, कि उसकी डेविएशन कितनी ज्यादा कम है या ज्यादा है उसकी दरमियान में। और इसी तरह ये उन्होंने डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं कि टेम्परेचर एट केल्विन स्केल जो होता है ना सेल्सियस स्केल में, 273 ऐड करने से निकल जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।